हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। तो आज मैग्नेटिक सर्किट की हो रही है यहाँ से। और आज इसमें जो 35 क्वेश्चन है जो मैग्नेटिक सर्किट में अभी फिनिश हो जाएंगे इसी लेक्चर में। उसके बाद जो है कल से हम जो है स्टार्ट करेंगे अपना इसके आगे वाला चैप्टर जो कि आपकी बैटरी है। तो कल से बैटरी स्टार्ट होगी और आज जो है ये आपका मैग्नेटिक सर्किट और टोटल मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एयर गैप यूजुअली इंसर्टेड इन मैग्नेटिक सर्किट ड्यू टू, ठीक है, किसके लिए जो है एयर गैप छोड़ा जाता है। तो इंक्रीज एमएमएफ, इंक्रीज द फ्लक्स, प्रिवेंट सैचुरेशन, नन ऑफ द एबव। तो आप देखिए जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होता है उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, हमारा फ्लक्स होता है। ये दोनों एक दूसरे के एनालॉगस हो गए, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि अगर सर्किट में हम रेजिस्टेंस नहीं लगाते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो क्या होगा कि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, टोटल करंट बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसी प्रकार से इसके जो है शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम रेजिस्टेंस लगाते हैं जो करंट को जो आपको ब्रेक कर देता है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम एयर गैप छोड़ देते हैं जिससे कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो सैचुरेट ना हो, ठीक है। तो प्रिवेंट सैचुरेशन, सैचुरेशन को रोकने के लिए हम एयर गैप छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। द अगला क्वेश्चन है 5.2 का, द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं तीनों मटेरियल के बारे में बात करूँगा। एक हमारा होता है क्या, फेरो, दूसरा क्या होता है हमारा डाया, और तीसरा क्या होता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। और तीनों में देखिए क्या होता है कि इसके लिए जो फेरोमैग्नेटिक के लिए जो इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो जो आपकी 7,000 से लेके 10,000 तक की होती है, ठीक है। और इसके लिए क्या होती है डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, इसके लिए होती है 0.9, ठीक है। जबकि ये नेगेटिव में होती है, ये बात आप ध्यान देंगे, ये नेगेटिव में रहती है। और उसके बाद आता है हमारा जो पैरामैग्नेटिक, इसके लिए 1.02, ठीक है, इस समथिंग होती है बट पॉजिटिव होती है। ये हल्का सा अट्रैक्शन शो करते हैं, ये थोड़ा सा रिपल्सन शो करते हैं, और ये कम्प्लीटली जो अट्रैक्शन, ठीक है, फील्ड के डायरेक्शन में, ये फील्ड के डायरेक्शन में और ये भी फील्ड डायरेक्शन में, जबकि ये डायमैग्नेटिक वाले जो है फील्ड के अपोजिट दिशा में थोड़ा सा विकर्षित होते हैं, रिपल्सन फोर्स शो करते हैं। तो ये चीज़ आप तीनों चीज़ आप याद रखिएगा। अब यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो देख रहे हैं कि लेस देन 1, मोर देन 1, मोर देन 10, मोर देन 100 और 1000, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो आपको डी वाले ऑप्शन में दिख रही तो हम इसे ही करेक्ट मानेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5.3, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है, काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, फाई को पूछ दिया है। तो फाई की वैल्यू होती है, मेजर करते हैं हम वेबर में, ठीक है। और हेनरी क्या होती है, हेनरी एल की यूनिट होती है। इंडक्टेंस मेजरमेंट करते हैं हेनरी में। फैरेड जो है कैपेसिटेंस मेजर करते हैं फैरेड में, ठीक है। और हेनरी हो गया, वेबर हो गया, एम्पियर टर्न वेबर आपका रिलेक्टेंस हो गया, एस से डिनोट करते हैं रिलेक्टेंस को, ये रिलेक्टेंस की यूनिट है। एम्पियर पर मीटर क्या होगी आपकी, ये करंट इंटेंसिटी हो गई, ठीक है। तो अब ये चीज़ आप 3-4 चीज़ ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.4 क्या है, परमेबिलिटी इन मैग्नेटिक सर्किट करस्पॉन्ड टू, ठीक है। तो मैग्नेटिक सर्किट में परमेबिलिटी किस लिए होती है, ठीक है, इसका क्या काम है। और जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में, मतलब इन दोनों में समानता क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट में किसके जो है इक्विवेलेंट होती है हमारी परमेबिलिटी। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कंडक्टिविटी होती है जो करंट फ्लो कराने में सपोर्ट करती है, ठीक है, उसी प्रकार से जो परमेबिलिटी होती है आपकी म्यू, वो जो है फ्लक्स को फ्लो कराने में सहायता करती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इसकी परमेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा फ्लक्स बढ़ेंगे, और जितनी ज़्यादा इसकी कंडक्टिविटी होगी मटेरियल की उतनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी उसमें। तो ये दोनों समानता है। तो हम यहाँ पे जो है बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टिविटी इसका जो है रिस्पॉन्ड है परमेबिलिटी, मैंने दोनों में यही समानता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 पे। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है।
नीचे जो ऑप्शन दिए हैं इसमें कौन सा गलत है। मैग्नेटिक लीकेज अनडिजायरेबल टू इलेक्ट्रिक मशीन बिकॉज इट, ठीक है। तो मैग्नेटिक लीकेज क्या करता है, ठीक है, इसके जो है आपको ऑप्शन यहाँ पे फोटो में आ नहीं पाए हैं तो मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है इसमें, तो ऑप्शन आपका ये था कि लोअर देयर पावर एफिशिएंसी, ठीक है, इंक्रीज देयर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, लीड द देयर इंक्रीज वेट, प्रोड्यूस फ्रिंजिंग, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो जब लीकेज ज़्यादा होगा, ठीक है, इससे ये तीनों चीज़ जो है बढ़ेंगी, जैसे लोअर देयर पावर एफिशिएंसी जो है आपकी और इंक्रीज देयर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो जब लीकेज ज़्यादा होगा, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स जो है यूज़ नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हमें जो है इसकी कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे रिएक्टेंस को घटाने के लिए, ठीक है। एमएमएफ बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपका, आई करंट को बढ़ाना, एन को बढ़ाना, इन दोनों में से बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये होगी। और लीड टू देयर इंक्रीज वेट, अब इनके बढ़ाने से नंबर ऑफ़ टर्न्स अगर बढ़ाएंगे तो इसका वेट भी बढ़ जाएगा मशीन का, ठीक है। और प्रोड्यूस फ्रिंजिंग तो प्रोड्यूस होगा ही जब लीकेज ज़्यादा होगा तो इसमें जो इफ़िशियंसी पे जो है इसका कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। एफिशिएंसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.6 क्या है, द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज। तो वैक्यूम की रिलेटिव परमेबिलिटी पूछा है। तो पहली बात तो ये आप याद रखिए, रिलेटिव परमेबिलिटी आ गया, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ हेनरी पर मीटर ये सब तो दोनों यहीं गलत हो गए। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं कि रिलेटिव परमिबिलिटी या रिलेटिव परमिटिविटी, इन दोनों की यूनिट कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये रेशियो होता है, ठीक है, किसी मीडियम में और अपॉन एयर में। तो भाई मीडियम की यूनिट कैंसिल, ये एयर की कैंसिल, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो पहला हो जाएगा 1, ठीक है। वैक्यूम जो लेते हैं हम वो 1 लेते हैं, ठीक है। और एयर की जो होती है परमेबिलिटी वो कितनी होती है उसे भी जान लीजिए। ये जो आपका डी वाला ऑप्शन है 4.2 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर होती है, ठीक है। परमेबिलिटी की यूनिट हेनरी पर मीटर, और परमिटिविटी की अगर पूछ दे तो फैरेड पर मीटर, ठीक है। यानी एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन मीडियम, इन दोनों में से किसी के पूछे तो आप मानेंगे फैरेड पर मीटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द मैग्नेटाइजिंग फोर्स H एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी और एच में क्या रिलेशन आता है वो पूछा है। तो आप जानते हैं बी इजक्वल टू μ0 μr इंटू एच, ठीक। तो इनमें से देख लीजिए बी μ0 एच अपान μ0 ये गलत है, बी μh सही है, बी एच अपान ये गलत है, ठीक है। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ठीक है। ये म्यू जो दे दिया है किसी मीडियम का दे दिया है, ठीक। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। सारे ऑप्शन जितने भी फार्मूले मैं यूज़ करता हूँ सबको आप जो है याद करते चलिए, कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है या उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो आपको आसानी होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5.8 पे, परमानेंट मैग्नेट आर नॉर्मली मेड ऑफ। तो परमानेंट मैग्नेट किसके बनाए जाते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो परमानेंट मैग्नेट जिसकी रिटेंटिविटी काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है, कोरेसिव फोर्स उसमें ज़्यादा लगाना पड़े उसे डिमैग्नेटाइज करने के लिए। तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एल्निकोला, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन और रॉट आयरन, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है, ठीक है। और कास्ट आयरन क्या होता है हमारा, ये मैग्नेटिक तो होता है लेकिन इसकी जो रिटेंटिविटी काफ़ी कम होती है। और रॉट आयरन का भी सेम यही हाल है। तो यहाँ पे आप जो है करेक्ट ऑप्शन जो मारेंगे एल्निको अलॉय, क्योंकि इसकी रिटेंटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और परमानेंट मैग्नेट में हमें यही चाहिए होता है कि अगर एक बार हम मैग्नेटाइज कर दें तो उसे डीमैग्नेटाइज होने में थोड़ा टाइम लगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5.9 क्या कह रहा है, एनर्जी स्टोर्ड बाई ए कॉइल इज डबल्ड व्हेन इट्स करंट इज इंक्रीज्ड बाई। तो कह रहा है कि अगर एनर्जी स्टोर है जो इंडक्टर में उसे हम बढ़ाना चाह रहे हैं डबल, ठीक है, इसे हम 2E करना चाह रहे हैं, पहले जो E1 है, तो हमें आई में क्या चेंज करना पड़ेगा, ठीक, करंट में। तो पहले आप फार्मूला लिख लीजिए, E इक्वल टू क्या होता है, एल होता है, आई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एल और
ये 1/2 तो कांस्टेंट है, इनमें तो कोई परिवर्तन किया नहीं जा सकता, इनको तो आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आप ये यूज़ करिएगा, E1/E2 इजकल टू I1/I2, ठीक है, इनका स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अब देखिए कि I1 की वैल्यू तो 1 एम्पीयर है और I2 की वैल्यू कितनी करनी है कि ये E2 जो है वो 2E के बराबर हो जाए। तो इन सबको ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे E2 को 2E1 लिख लीजिए, ठीक है। तो E1/2E1 यही तो करना है हमें, फाइनल हमें जो स्टोर एनर्जी मिले वो पहले से दुगनी मिले। अब बाकी जो आप ऐसे ही लिख दीजिए, I1/I2 का होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों का स्क्वायर रहेगा। अब इसको स्क्वायर को आप इधर ले जाइए और इसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 आएगा। अगर स्क्वायर यहाँ आ गया तो अंडर रूट हो जाएगा, तो 1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1/I2 हो जाएगा। तो I2 जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगा आपका I1 की, ठीक है। और √2 का मतलब क्या होता है, 1.41, ठीक है, ये √2 की वैल्यू होती है। तो यानी कि इसको हम करंट को 1.41 टाइम्स कर देंगे, तब जाके हमें वो डबल एनर्जी मिलेगी। अब इसे परसेंटेज में आप चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 41 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो हम अपने ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन हमारा देखिए दिया है 41.4, तो यहाँ जो है सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो वही मेथड यूज़ करिएगा, काफ़ी सिंपल मेथड है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, दोज मैग्नेटिक मटेरियल आर बेस्ट सुटेड फॉर मेकिंग आर्मेचर एंड ट्रांसफार्मर कोर्स विच है, ठीक है। तो उनमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिन्हें हम मैग्नेटिक कोर, जो ट्रांसफार्मर की कोर बनती है या आर्मेचर बनता है, ठीक है, इन्हें बनाने में जब हम मैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये आपसे पूछा क्वेश्चन है। हाई परमेबिलिटी, ठीक है, लो परमेबिलिटी, मतलब ऑप्शन यहाँ से आप सेट करिएगा कि हाई परमेबिलिटी लो हिस्टेरिसिस, लो परमेबिलिटी लो हिस्टेरिसिस, ठीक है। तो आप सीधे सीधे जानते रहिए कि परमेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तब ज़्यादा फ्लक्स वहाँ से गुजर पाएगा। और जो रिटेंटिविटी होती है, सॉरी, हिस्टेरिसिस लॉस जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। हिस्टेरिसिस लॉस ज़्यादा होगी तो हमारी एफिशिएंसी जो इससे अफेक्टेड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाई परमेबिलिटी और लो हिस्टेरिसिस। तो सी वाला ऑप्शन देखिए, हाई और लो दिया है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द रेट ऑफ राइज ऑफ करंट थ्रू एन इंडक्टिव कॉइल इज मैक्सिमम। तो करंट जो बढ़ती है वो कब जो है मैक्सिमम रहती है, एट 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम स्टेडी वैल्यू, एट द स्टार्ट ऑफ करंट फ्लो, आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, नियर द फाइनल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो देखिए, वन टाइम कांस्टेंट के बाद वैल्यू 63.2% तक पहुंच जाती है, ठीक है, यानी सी वाले ऑप्शन से चलेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 63.2% तक पहुंच जाती है, ठीक है। इसे ही वन टाइम कांस्टेंट कहते हैं हम। और जो इंडक्टर होता है हमारा, ये हमारा इंडक्टर और ये है कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या करता है, इनिशियली सर्किट को शॉर्ट करता है, ठीक है, और फाइनल कंडीशन में इनफाइनाइट टी इनफाइनाइट पे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। और इसका अपोजिट होता है इंडक्टर, जो इनिशियल कंडीशन में क्या करता है, ओपन, और फाइनली शॉर्ट करता है, ठीक है। तो ओपन कंडीशन में क्या होगा, करंट की वैल्यू स्टार्टिंग में ही बढ़ना स्टार्ट होती है, ठीक है। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं 0+ पे, उसी टाइम करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एट द स्टार्टिंग ऑफ करंट फ्लो, ठीक है। इनिशियली बिल्कुल करंट जो है अपने फाइनल वैल्यू पे पहुँच जाती है। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, व्हेन बोथ द इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल आर डबल द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट, ठीक है। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब आपका रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों डबल कर दिए जाते हैं, आर और एल दोनों आपके 2 टाइम्स कर दिए जाते हैं। तो पहले टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आर एल सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट होता है L/R होता है। आर सी सर्किट की बात अगर कर जाए, कैपेसिटर और रजिस्टर है, तो हो जाता है हमारा R/C, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कह रहा है कि L की वैल्यू डबल यानी 2L, R की वैल्यू डबल 2R, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, देखिए यहाँ से हो जाएगा फार्मूले से। तो फाइनल हमारा L/R ही मिलेगा। तो टाइम कांस्टेंट कभी जो है इससे अफेक्ट नहीं करेगा, वो इनिशियल कंडीशन में बना रहेगा। तो आप ऑप्शन के हिसाब से चलिए, तो क्या कह रहा है, टाइम कांस्टेंट रिमाइन अनचेंज,
तो ये हमारा पहला ऑप्शन सेव हो जाएगा, ठीक है, डबल नहीं होगा, ना तो फाइनल करंट डबल होगी, सब कुछ सेम रहेगा। ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5.13 क्या कह रहा है, द इनिशियल रेट ऑफ राइज करंट थ्रू ए कॉइल इंडक्टेंस 10 हेनरी एंड सडनली कनेक्टेड टू डीसी सप्लाई 200 वोल्ट इज, ठीक है। तो आप फाइनल क्या पूछा है, एम्पियर पर सेकेंड यानी di/dt की वैल्यू पूछा है, एल की वैल्यू दे रखा है आपको और वी की वैल्यू दे रखा है, वी यानी ई मान लीजिए, एम एफ की वैल्यू दे रखा। अब देखिए क्या होता है फार्मूला हमारा होता है E = -L di/dt, ठीक है। एग्जाम में पूछ देता है कि -I क्यों होता है, तो ये लेंज के अकॉर्डिंग आता है। इसका मतलब ये कि जो जिस फ्लक्स से ये EMF इंड्यूज होता है वो हमेशा जो है उस फ्लक्स का अपोज करता है। ये जो इंड्यूज यहाँ आपका उत्पन्न होता है वो उसका अपोज करता है जिस फ्लक्स से ये उत्पन्न होता है। तो अब देखिए क्या है, di/dt की वैल्यू पूछा है, L की वैल्यू दे रखा है और E की वैल्यू दे रखा है। तो बस आप सीधे सीधे क्या कर दीजिए, 200 तो आपको दे रखा था और यहाँ L से डिवाइड कर दीजिए। L की वैल्यू 10 हेनरी है, यहाँ 10 और ये हो गया आपका di/dt, ठीक है। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू निकल के आ गई 20। तो ऑप्शन में चलते हैं, आपका यहाँ 50 दे रखा है, यहाँ 20, बी वाला ऑप्शन आपका देखिए 20 दे रखा है, यही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। फार्मूला आप याद रखेंगे तो थ्योरी में भी दिक्कत नहीं आएगी और न्यूमेरिकल आपके सारे लगते चले जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5.14, ए मटेरियल फॉर गुड मैग्नेटिक मेमोरी शुड हैव, कह रहा है कि एक मैग्नेटिक मेमोरी बनाने के लिए किस मटेरियल का हम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, कौन सा मटेरियल आपका ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो देखिए मैग्नेटिक मेमोरी बनानी है यानी कि उसकी रिटेंटिविटी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। रिटेंटिविटी ज़्यादा होने का मतलब कि अगर एक बार उसे हम मैग्नेटाइज कर देंगे, कोई इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर कर देंगे तो वो लीक होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा अगर उसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा है। तो आप देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है, लो हिस्टेरेसिस लॉस, हाई परमेबिलिटी, लो रिटेंटिविटी, हाई रिटेंटिविटी। तो डी वाला ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितनी ज़्यादा रिटेंटिविटी रहेगी उतनी देर तक वो मैग्नेटाइज रहेगा और उतनी देर तक आपकी जो इन्फॉर्मेशन उसमें सेव रहेंगी। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कंडक्टिविटी इज एनालॉगस टू, ठीक है। कंडक्टिविटी जो होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो मैग्नेटिक के किस प्रॉपर्टी के बराबर होती है। तो कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे करंट को इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होने में सपोर्ट करे, सहायता करे। उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है कि फ्लक्स को फ्लो कराने में कौन सा चीज़ सहायता करता है, तो आपका परमेबिलिटी μr या μ0, ठीक है, ये जो है इसमें सहायता करते हैं। जितनी ज़्यादा μr की वैल्यू होगी उतने ज़्यादा फ्लक्स यहाँ से फ्लो हो सकेंगे। तो आप यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका इसका एनालॉगस हो जाएगा, ठीक है, कंडक्टिविटी का एनालॉगस परमेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 16, इन ए मैग्नेटिक मटेरियल हिस्टेरेसिस लॉस टेक प्लेस प्राइमरीली ड्यू टू, तो मैग्नेटिक जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है वो किस लिए होता है ये पूछा है। तो रैपिड रिवर्सल ऑफ इट्स मैग्नेटाइजेशन, फ्लक्स डेंसिटी लैगिंग बिहाइंड मैग्नेटाइजेशन फोर्स, मॉलिकुलर फ्रिक्शन, इट्स हाई रिटेंटिविटी, ठीक है। तो रिटेंटिविटी हाई रहेगी, ठीक है। ये जो आपका दे रखा है यहाँ पे पहला ऑप्शन रैपिड रिवर्सल, इसमें जो है अगर उसकी परमेबिलिटी काफ़ी अच्छी है और साथ ही साथ उसका जो है रिटेंटिविटी बहुत कम है तो रिवर्सल होगा तो इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप कभी कभी कन्फ्यूज़न में बच्चे पहला ऑप्शन सही करते हैं जो रिवर्सल होता है रैपिड रिवर्सल, लेकिन ये रैपिड रिवर्सल से भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है हाई रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी जितना ज़्यादा रहेगी वो लॉसेज आपकी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी हिस्टेरेसिस लॉसेज, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी वाला होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, दोज मटेरियल आर वेल suited for making permanent magnet which have retentivity and corrosive force, ठीक है। corrosivity या corrosive force दोनों की ये तुलना किया है यहाँ पे रिटेंटिविटी और corrosivity की मटेरियल से। तो भाई देखिए परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो रिटेंटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। अब रिटेंटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो आपका कोरेसिव फोर्स ऑलरेडी ज़्यादा चाहिए होगा उसे घटाने के लिए, यानी अगर एक डायरेक्शन में हम मैग्नेटाइज कर दिए तो फिर इसे डीमैग्नेटाइज करने के लिए यहाँ पे जो फोर्स लगाते हैं कोरेसिव फोर्स वो बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यहाँ से दोनों चीज़ आपकी जो हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो 17 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो बी वाला हाई एंड हाई, यहाँ भी हाई फील किया जाएगा, यहाँ भी हाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, if the area of hysteresis loop of a material is large
द हिस्टेरिसिस लॉस इस मटेरियल विल बी। ठीक है, तब एरिया लार्ज है तो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हाँ, तो क्या कह रहा था, इज द एरिया हिस्टेरिसिस लूप ऑफ ए मटेरियल इज लार्ज द हिस्टेरिसिस लॉस दिस मटेरियल विल बी। तो आप फार्मूला देखिए, फार्मूले में क्या होता था, ये आपका जो लॉस होती थी हिस्टेरिसिस लॉस पी एस जो होती थी, बी यहाँ पे आपका कांस्टेंट रहता था, बी मैक्स की पावर 1.6 इंटू एफ और वी। तो ये वी होता है जो वॉल्यूम होता था, ठीक है, और डिपेंड करता था जो एरिया आपका बनता है यहाँ, ठीक है, ऐसे बनता है, फिर ऐसे आके ऐसे जो हिस्टेरिसिस लूप बनता है आपका, ठीक है, ये हिस्टेरिसिस लूप का एरिया जितना ज़्यादा होगा वी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, और इसीलिए जो है हमारा टोटल जो पी एच की वैल्यू यहाँ पे यानी हिस्टेरिसिस लॉस की वैल्यू ओवरऑल बढ़ के मिलेगी, ठीक। तो इसलिए जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसकी लॉसेस ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला लार्ज, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, हार्ड स्टील इज सूटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट बिकॉज। तो हार्ड स्टील का यूज होता है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, क्योंकि इट इज़ गुड रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, इट हैज़ हिस्टेरिसिस लूप हैज़ लार्ज एरिया, इट्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज हाई, इट्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज लो। ठीक है, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ पे हम नहीं जाते हैं, तो सी और डी दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए यहाँ से, ठीक है। इन ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके चलेंगे तो यहाँ पे आपका देखिए दो ऑप्शन जो बचते हैं, इट हैज़ गुड रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, इट हैज़ हिस्टेरिसिस लूप हैज़ लार्ज एरिया। तो अब हिस्टेरिसिस लूप के जो बात करेंगे तो ये लॉस आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी बात भी हम यहाँ नहीं करेंगे। हमें क्या करना है कि वो उसमें जो हम एक बार मैग्नेटाइज कर दें वो फ्लक्स कितनी देर तक उसमें बना रहता है, तो जिसका जो रेजिडुअल ज़्यादा होगा उसी में जो है ज़्यादा देर तक फ्लक्स बना रहेगा। तो आपका ये चीज़ जो है आपसे हो जाएगा कौन सा, इट हैज़ गुड रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, सिलिकॉन स्टील इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल मशीन बिकॉज इट हैज़। तो सिलिकॉन स्टील का यूज़ इलेक्ट्रिकल मशीन में क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए लो कोरेसिव, लो रिटेंटिविटी, लो हिस्टेरिसिस लॉस, हाई कोरेसिविटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो सिलिकॉन स्टील होता है इलेक्ट्रिकल मशीन में इसलिए यूज़ किया जाता है कि उसकी जो लॉसेस होती हैं हिस्टेरिसिस लॉसेस वो कम होगी, जो लूप छोटा बनेगा, ठीक है, कहने का मतलब ये जो लूप बनता है ये छोटा बनेगा, ठीक है, तो लॉसेस ऑलरेडी कम हो जाएंगी। अब लूप छोटा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो इसकी रिटेंटिविटी भी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो लो कोरेसिविटी, लो रिटेंटिविटी, ठीक है, हाई कोरेसिविटी और लो हिस्टेरिसिस, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है हिस्टेरिसिस लॉस यहाँ पे कम कम होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए हम सिलिकॉन का यूज करते हैं। इसमें जो है हिस्टेरिसिस लूप बहुत छोटा बनता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, कंडक्टेंस इज एनालॉगस टू। तो कंडक्टेंस से किससे रिलेट करता है, तो कंडक्टेंस जो आपका होता है परमियंस, रिलक्टेंस, इंडक्टेंस, फ्लक्स, ठीक है। तो जिस हिसाब से इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस होता है उसी हिसाब से आपके मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, परमियंस होता है। कंडक्टेंस क्या करता है, करंट फ्लो होने में सहायता करेगा, परमियंस क्या करेगा, फ्लक्स फ्लो होने में। तो यहाँ पे जो इसका एनालॉगस हो जाएगा वो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, परमियंस। लेकिन साथ साथ यहाँ पे 3 ऑप्शन और दिए हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जो रिलक्टेंस क्या होता है, इसका फार्मूला पहले आप देखिए, एस जो होता है म्यू ज़ीरो, ठीक है, म्यू आर ये होता है, ठीक है, नीचे, और ऊपर क्या होता है हमारा एल, ठीक है। तो एल के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के इन्वर्सली, ठीक है, और म्यू ज़ीरो म्यू आर के इन्वर्सली होता है। तो ये फार्मूला हो गया। अब इसी हिसाब से इलेक्ट्रिक सर्किट में जाएँ तो क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो आप देखिए कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका रिलेक्टेंस, और सिमिलरली जो है रेजिस्टेंस भी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के इन्वर्सली, ये भी देखिए एरिया के इन्वर्सली। तो ये फार्मूले आप याद रखेंगे, इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो अब इंडक्टेंस जो होता है, इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है, ठीक है, और फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है। रिलक्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारी, एम्पियर टर्न पर वेबर, ठीक है, एम्पियर टर्न पर वेबर होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट नोन एज। तो पदार्थ की वह प्रकृति जिसके लिए वो अपोज करता है कि उसमें फ्लक्स ना फ्लो हो। तो भाई अब एमएमएफ अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही से बताया था, तो
इसका जो रिलेक्टेंस होता है वही जो अपोज करेगा, जैसे रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो और एमएमएफ क्या होता है, एन इंटू आई, एन नंबर ऑफ टर्न इंटू करंट, और ए इक्वल होता है एच इंटू एल के। एल क्या है, लेंथ है, एच क्या है, उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो आप जो है याद रखिए कि इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल आ जाता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ रिलेक्टिविटी इज। तो रिलेक्टिविटी की यूनिट पूछा है, रिलेक्टिविटी की यूनिट वेबर पर स्क्वायर मीटर होती है, ठीक है। यानी कि एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में कितना फ्लक्स जो है फ्लो हो रहा है, ठीक है। यानी कि जिस हिसाब से एक इलेक्ट्रिक सर्किट में मटेरियल में कितना करंट फ्लो हो रहा था, उस हिसाब से फ्लक्स, तो वेबर हो गया हमारे फ्लक्स की यूनिट, और स्क्वायर मीटर जो एरिया है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर है, सॉरी वेबर पर स्क्वायर मीटर, और एम्पियर टन पर मीटर होगी, मैंने आपको बताया ही था, परमियंस वाला सिस्टम। और एम्पियर टन हो गया आपका क्या, एमएमएफ की यूनिट, एमएमएफ, और वेबर क्या हो गया, फ्लक्स की, ठीक है। ये सब यूनिट आपको दिमाग में लेके चलना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, रेसिप्रोकल ऑफ रिलेक्टेंसेज। तो रिलेक्टेंस का रेसिप्रोकल, तो भाई परमियंस ही तो होगा, मैंने कई बार बता चुका है। तो परमियंस हो गया आपका रिलेक्टेंस का रेसिप्रोकल, ठीक है। और रिलेक्टिविटी कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में होता था, ठीक है, जैसे उसमें होता है आपकी रेजिस्टिविटी, उसी तरह इसमें रिलेक्टिविटी और परमेबिलिटी यानी कि कंडक्टिविटी। तो इस चीज़ को सब आप माइंड में लेके चलिए, एक दूसरे से रिलेट करके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। While comparing magnetic and electric circuit, the flux magnetic circuit is compared with the which parameter of electrical circuit? तो इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में कंपेयर किया है। तो फ्लक्स जो है वो सीधे करंट से रिलेटिव होता है, जिस प्रकार से फ्लक्स फ्लो होता है उसी प्रकार से करंट। बहुत छोटा क्वेश्चन है, याद होगा आपको। ईएमएफ क्या होता है, एफ होता है, ठीक है। ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, और एमएमएफ की होती है एम्पियर टर्न होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 26, द यूनिट ऑफ रिलेक्टेंस इज। तो रिलेक्टेंस की यूनिट पूछा है आपसे, तो मैंने अभी बताया था फार्मूला क्या था। रिलेक्टेंस आपका जैसे फाई होता था एम एफ अपान क्या होता था, रिलेक्टेंस, ठीक है। अब इसी की यूनिट पूछा है, तो रिलेक्टेंस को इधर लाइए, फाई को इधर लाइए, तो एम एफ की यूनिट वही एम्पियर टर्न अपान वेबर, ठीक है। एक तो यूनिट ये हो गई, लेकिन ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि ये यूनिट नहीं दिया है। तो इसकी दूसरी यूनिट जो होती है, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, 1/हेनरी, ठीक है। यानी हेनरी की पावर -1 अगर दे दे तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, यही होती है इसकी यूनिट, ठीक है। तो ये दो यूनिट इसकी होती हैं, दोनों को आप माइंड में लेके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, ए फेराइट कोर हैज़ लेस ईडी करंट लॉस देन आयरन कोर बिकॉज। तो ईडी करंट लॉसेस क्या होता है कि जब करंट जो है रिवर्सल होती है बार बार, तो उससे ईडी करंट लॉसेस होती है। तो अब रिवर्सल को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, फेराइट का यूज़ करते हैं। फेराइट की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी परमिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी उसी के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल हो, उसकी रेजिस्टिविटी जो है इससे फेराइट से कम होती है। तो जब रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी फेराइट की, तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो वहाँ पे लॉसेस भी, डी करंट लॉसेस भी कम हो जाएंगी, ठीक है। आई स्क्वायर आर, जब आई की वैल्यू घट गई तो सब देखिए टोटल ओवरऑल जो हमारा पी निकल के आएगा वो कम ही आएगा ना, तो ये लॉसेस कम होगी। तो फेराइट आर मैग्नेटिक, फेराइट हैव लो परमिबिलिटी, फेराइट हैज़ हाई हिस्टेरेसिस, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। फेराइट हैव हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ए फेरोमैग्नेटिक कोर सब्जेक्टेड टू साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन विल एग्जिबिट हिस्टेरेसिस व्हेन द साइकिल इज रोटेटिंग, ठीक है, सॉरी, रोटेटिंग, दूसरा है अल्टरनेटिंग, तीसरा पल्सेटिंग, चौथा एनी ऑफ द अबव। तो देखिए अल्टरनेटिंग हो गया, पल्सेटिंग या रोटेटिंग हो गया, ठीक है। मतलब मान लीजिए हमारा कंडक्टर है, ठीक है, तो जो फ्लक्स यहाँ से जा रहा है वो फ्लक्स वेरिएबल होना चाहिए, या तो रोटेट करे, या फिर ये रिवर्सल हो, या फिर पल्सेटिंग हो। तो कोई तीनों में से एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी ना ई इक्वल टू होता है -n डी फाई बाई डी टी, ठीक है। फाई जो है वेरिएबल होना चाहिए टाइम के साथ साथ, तो इन तीनों में से कोई प्रॉपर्टी हो। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज लॉस ड्यू टू हिस्टेरेसिस द मैग्नेटिक मटेरियल शुड हैव। तो हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए मैग्नेटिक मटेरियल में कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो हाई रेसिस्टिविटी,
लो हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट, लार्ज बीएच ऑफ एरिया, हाई रिटेंटिविटी। तो देखिए लॉस की बात आ गई तो यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर होता है इसका जो ये कांस्टेंट होता है इसमें पी हिस्टैरिसीस में जो पहला कांस्टेंट होता है बी की पावर 1.6 एफ बी तो होता ही है, लेकिन ये ईटा जो होता है ये कांस्टेंट इस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो लो हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट तो इसकी वैल्यू काफ़ी कम होनी चाहिए, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, हिस्टैरिसीस लॉस लिस्ट डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, फ्रीक्वेंसी, स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल, एम्बिएंट टेम्परेचर। तो अभी जो पीएच की वैल्यू होती है वो ईटा बी मैक्स की पावर 1.6 इंटू एफ वी। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम भी आ गया, फ्रिक्वेंसी भी आ गई और स्टैंडर्ड कोफिशिएंट भी आ गया। ठीक है, और बी मैक्स भी आ गया, मैक्सिमम फ्लक्स। तो अब देखिए कि यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर की का कोई यहाँ पे जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एम्बिएंट टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, लैमिनेटेड कोर इन इलेक्ट्रिकल मशीन आर यूज टू रिड्यूस। तो लैमिनेटेड कोर जो होते हैं वो किस लिए यूज की जाती है, क्या कम करने के लिए, कॉपर लॉस, एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, ऑल ऑफ दी अबव। तो जहाँ पे भी लेमिनेशन की बात आए तुरंत जो है आप ईडी करंट पे जाएंगे। ठीक है, ईडी करंट लॉसेज जो है वो कम हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस इज मेजर्ड ऑफ। तो हिस्टैरिसीस लॉस जो है किस में मेजर किया जाता है, परमिटिविटी पे, परमियंस, एनर्जी लॉस पर साइकिल, मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए जितने एक साइकिल, ठीक है, जितने टाइम में रिवर्सल हो रहा है, ठीक है, इसके रिवर्सल टाइम पे भी डिपेंड करता है। तो ये जो सी वाला ऑप्शन आपका एनर्जी लॉस पर साइकिल, यानी एक साइकिल में जो है वो कितनी एनर्जी लॉस हो रही है उस पर डिपेंड करता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, परमियंस इज द रिलेक्टेंस एज कंडक्टेंस इज। ठीक है, तो परमियंस और रिलेक्टेंस में जो है कंडक्टेंस इन सबको किस तरह से रिलेटेड है, कहने का मतलब ये है। तो देखिए परमियंस अपोजिट होता है रिलेक्टेंस का, तो कंडक्टेंस किसका अपोजिट होगा, रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो आपका ये सी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है अपोज करता है करंट फ्लो का, और कंडक्टेंस क्या होता है, सपोर्ट करता है करंट फ्लो का। उसी प्रकार से परमियंस क्या करता है, सपोर्ट करता है फ्लक्स को फ्लो होने का, और आपका जो रिलेक्टेंस होता है वो अपोज करता है फ्लक्स के फ्लो होने का। तो इन चारों चीज़ को आप कोरिलेट करके याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हिस्टैरिसीस लॉ, हिस्टैरिसीस लॉस इज इन ए मटेरियल प्रोपोर्शनल टू। तो जो बी होती है, बी के ऊपर जो कांस्टेंट लगा रहता है 1.6 लगा रहता है। ठीक है, आपको याद होगा, तो ये 1.6 ही होता है, तो ये पी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, द ट्रांसफार्मर कोर्स ऑपरेटिंग एट माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी रेंज आर यूजुअली मेड ऑफ। माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी यानी कि ये मेगाहर्ट्ज़ में फ्रिक्वेंसी आ गई। जब फ्रिक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ में आ गई, बहुत ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर ईडी करंट लॉसेस काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना रहेगी अगर जो है वहाँ पे हाई रेजिस्टिव मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया। तो यहाँ पे आप फेराइड का यूज़ करेंगे, क्योंकि फेराइड की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो जो ईडी करंट लॉसेज अपने आप जो है कम हो जाएंगी। तो यहाँ पे कॉपर का यूज़ तो करते ही नहीं करेंगे, ये तो आपको पता ही है नॉन मैग्नेटिक है। कार्बन, सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील का अगर यूज़ हम कर देते हैं तो रिवर्सल जब होगा तो लॉसेज बहुत ज़्यादा होने लगेंगी। ठीक है, इसलिए हम फेराइड का, क्योंकि सिलिकॉन का रेजिस्टेंस जो है फेराइड की कंपेयर में कम होता है, इसलिए करंट ज़्यादा फ्लो होने लगेगी, और फेराइड में जो है वो रिवर्सल करंट जो है कम इफेक्ट दिखा पाएगी। तो डी वाला ऑप्शन आप यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो कल से हम बैटरी वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक सर्किट खत्म होता है। तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आएगा। थैंक यू।